नाउ लुक एट दीज ग्राफ्स। 1 मार्क में बहुत बार आए हुए हैं। इसमें क्या बोलता वो कि एलसीआर सर्किट के लिए करंट एंड फ्रिक्वेंसी के बीच कर्व बना दो, या बोलेगा रेजोनेंस कर्व को ड्रॉ करो। देखो आपको ये पता है कि जब एसी की फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है तब डिस्टरबेंस मिनिमम होती है, करंट मैक्सिमम होता है। तो सपोज ये जो इधर मैंने फ्रिक्वेंसी ले रखी है, इस एक्सिस पे करंट ले रखा है। सपोज ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, तो इस टाइम पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। सॉरी, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। इससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे तो भी करंट कम होगा, इससे कम फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे तो भी करंट कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो यहीं पे है ना। तो चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो रेजोनेंस कर्व कुछ ऐसा बनेगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से आगे जा रहे हैं तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की ओर जा रहे हैं तो भी कम होती जाएगी। ठीक है, अगर करंट एंड फ्रिक्वेंसी के बीच ये ग्राफ है तो इम्पीडेंस एंड फ्रिक्वेंसी के बीच ग्राफ क्या होगा? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे इम्पीडेंस मिनिमम होता है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? अगर ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू अपने देखे तो ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी आर के इक्वल। ठीक है, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के अलावा फिर इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ेगी, जेड की वैल्यू बढ़ेगी ना। तो फिर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे जेड की वैल्यू मिनिमम होती है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से आगे जाएंगे तो भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, पीछे जाएंगे तो भी करंट नहीं सॉरी इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ेगी, इधर भी इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो जस्ट इसका उल्टा ग्राफ आ गया, ये रेजोनेंस कर्व का जस्ट उल्टा ग्राफ आया इम्पीडेंस एंड फ्रिक्वेंसी के लिए। अब है रोल ऑफ रेजोनेंस इन ट्यूनिंग ऑफ रेडियो चैनल्स, कि जो रेडियो चैनल्स हैं उनकी ट्यूनिंग कैसे की होती है। देखो इसको आप ना एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एग्जाम्पल, एक रफ कॉपी चाहिए मुझे, 1 मिनट रुको। चलो इस कॉपी के पीछे ही बता देते हैं। ये देखो, सपोज करो कि मेरा रेडियो स्टेशन है, मैंने अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग चैनल सेट कर रखे हैं। सपोज कोई चैनल नंबर ए है, उसको मैंने 800 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे सेट कर रखा है। मतलब इस चैनल की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कितनी है? 800 मेगाहर्ट्ज। कोई चैनल बी है, इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है 850 मेगाहर्ट्ज। और कोई चैनल सी है, इसकी है 900 मेगाहर्ट्ज। ऐसे करके कई चैनल मैंने सेट कर रखे हैं। ठीक है, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अपने कैसे सेट कर सकते हैं? फॉर्मूला हमें पता ही है, 2π√LC। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सेट कर। अब मैंने क्या किया, मैंने रेडियो ऑन किया, मैं उसके जो बटन है, उसका जो रेडियो बटन है उसको घुमाई जा रहा हूँ तो फ्रिक्वेंसी चेंज होती जा रही है। जब 800 मेगाहर्ट्ज की सीध में वो उसका पॉइंटर आ जाएगा तो उस टाइम क्या होगा? 800 मेगाहर्ट्ज ए चैनल के लिए तो क्या है? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। तो ए चैनल के लिए करंट क्या चलेगा? मैक्सिमम चलेगा। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट चलता है ना, या ये बोलें कि ए चैनल है उसका सिग्नल उस टाइम पे मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और चैनल बी चैनल सी, इसके लिए तो 800 मेगाहर्ट्ज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? इन दोनों चैनल्स के लिए ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है ही नहीं, तो इनका सिग्नल वीक होगा, इनके लिए करंट क्या चलेगा? कम चलेगा। तो हम बोलेंगे 800 मेगाहर्ट्ज पे ये चैनल चल रहा है। जब हम पॉइंटर को फिर घुमाएंगे, पॉइंटर जब यहाँ पे पहुंच गया 850 पे पहुंच गया, तो ये 850 मेगाहर्ट्ज बी की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। तो बी का सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरे चैनल्स के सिग्नल वीक होंगे। तो जिसका सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा वही चैनल तो सुनेगा। इस तरह से रेडियो चैनल की ट्यूनिंग की जाती है बाय यूजिंग रेजोनेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। जैसे आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल दे दिया कि अप्लाइड वोल्टेज है 5 sin 50πt, तो आपको वो बोल दे कि VRMS की वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू क्या होगी, ओमेगा क्या होगी, तो आप फाइंड कर सकते हो ना? पहला देखो कैसे फाइंड करोगे। ये जो रिजल्ट है इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर कर दो बस, साइन ओमेगा टी। तो V0 की वैल्यू क्या होगी? 50 वोल्ट। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 50 पाई। देखो टी से टी हटाना, बाकी जो है साथ में ओमेगा। V0 की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है, तो ये दोनों तो आगे
VRMS की वैल्यू पूछ ले तो VRMS हमको पता है V0/√2 होता है। V0 की वैल्यू हमारे पास है ही, तो 50/√2 हो जाएगी। सेकंड, अगर वो आपको L की वैल्यू दे दे, जैसे कुछ भी दे देता है, 50 हेनरी दे दी, ठीक है, इंडक्टर की ये यूनिट होती है ना हेनरी, आपसे पूछ ले XL की वैल्यू, तो आपको पता ही ओमेगा L की वैल्यू गिवन है, ओमेगा की वैल्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट से निकाली तो XL निकल जाएगा। और वो बोल दे कैपेसिटर का नामो निशान नहीं, तो कैपेसिटर लगाया नहीं हुआ। थर्ड में पूछ ले कि रिजल्टेंट इम्पीडेंस निकालो, तो फॉर्मूला क्या होता है, R² + XL - XC का होल स्क्वायर √। अब XC तो है ही नहीं, तो ये टर्म 0 मान लेंगे, खत्म। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, X² +, ठीक है, R की वैल्यू सपोज उसने क्वेश्चन में गिवन है 20 ओम, तो R की वैल्यू रख दोगे, XL की वैल्यू निकाल लिया, वो रख दोगे, Z आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पूछ लेता IRMS की वैल्यू निकालो, तो आपको पता है VRMS = IRMS * रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस, दैट इज Z आपके पास है, VRMS आपने निकाल रखा है, तो IRMS की वैल्यू निकल सकती है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है। 3-4 तरह के न्यूमेरिकल्स हमने इसमें देख लिए हैं। ओके, अब देखो एक इंस्टेंटेनियस पावर वाला टॉपिक है, वो तो सिंपल मैथमेटिक्स है, वो आपको मैं सेंड करने वाला हूँ, उसको आप पढ़ लेना, आराम से समझ आ जाएगा। अगर ना समझ आए तो मुझे बता देना, फिर मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं उसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, अरे पढ़ा हुआ ना, पावर = W/T। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम कैसे, V = W/Q होता है, तो इससे W की वैल्यू क्या आएगी, QV, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये बन जाएगा QV/T। Q/T ये क्या होता है, I, तो पावर बन जाएगा IV। तो इससे हम पावर का फॉर्मूला आगे I और V की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। V की वैल्यू होती है V0 sin ωt, I की वैल्यू होती है I0 sin ωt। सॉल्व करके वो सारा सॉल्यूशन आपको मैं सेंड कर दूंगा।